हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। पिछले वीडियो में हमने लेजिस्लेटिव रिलेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन डिस्कस किए थे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, जो आर्टिकल 262 से लेके 300 तक है। एक आर्टिकल और है 300 उसकी बाद में चर्चा करेंगे। ये राइट टू प्रॉपर्टी है, सेम पार्ट में। ये जो आर्टिकल है राइट टू प्रॉपर्टी, ये पहले फंडामेंटल राइट्स का पार्ट था, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है। इट इज नाउ नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हमें पता है कि सब्जेक्ट्स 3 लिस्ट में डिवाइडेड होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। 7 शेड्यूल में हमने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है, वो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं दैट कैन बी टैक्स्ड, वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। कंकरेंट लिस्ट में कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिस पर टैक्स लगाया जा सके। तो बहुत ही क्लियर कट डिफरेंस किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि कौन सा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के लिए, कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और कौन सा टैक्स मतलब कंकरेंट लिस्ट में तो कोई टैक्स है ही नहीं। हाँ, कुछ आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो थोड़े से और डीप में जाते हैं, जैसे आर्टिकल 269 है और आर्टिकल 268। आर्टिकल 269 है कि कुछ टैक्स होते हैं, दे आर लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल 268 इज, देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। आर्टिकल 268 भी ऐसा ही कुछ है कि देयर आर फ्यू टैक्सेस विच आर लेविड बाय द बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कुछ आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो टैक्सेशन बहुत क्लियर कट है, ठीक है। एक आर्टिकल है आर्टिकल 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी की टाइप, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनी कि प्रेसिडेंट हैज़ टू इम्प्लीमेंट द फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द कंट्री, तो उस समय पे ये जो सारे टैक्स के सब्जेक्ट्स हैं, इन पे जो लॉ प्रिवेल करेगा वो यूनियन गवर्नमेंट का करेगा, न कि स्टेट गवर्नमेंट का। सो वी शुड नो अबाउट इट कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय हमारा देश एकदम यूनियन बन जाता है, कंपेयर यूनिटरी नेचर का हो जाता है कंपेयर टू फेडरल वन। फाइनेंशियल रिलेशन की बात करें तो हाँ, इंडिया में प्रेसिडेंट के द्वारा फाइनेंशियल कमीशन अपॉइंट की जाती है। इन एवरी 5 ईयर्स। इसका काम क्या होता है, देखो समझो, सेंटर स्टेट रिलेशंस है। ये रिकमेंडेशन देती है कि ग्रांट एंड एड्स के लिए रिकमेंडेशन देती है। ग्रांट एंड एड क्या होता है, वी विल लुक इनटू इट। टैक्स कलेक्शन के, टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए फाइनेंशियल कमीशन रिकमेंडेशन देती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत जगह सुना होगा कि कोई कुछ स्टेट्स हैं जो गरीब हैं, तो उनको ज़्यादा टैक्स, मतलब कम टैक्स देते हैं, बट उनको सेंटर से जो ग्रांट मिलती है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। ये सब रिकमेंड फाइनेंशियल कमीशन करती है। सो वी विल लुक इनटू दीज मैटर्स, ठीक है, वन बाय वन। अब एक, अब आप तीनों टॉपिक पढ़ चुके हैं। आप मतलब तीनों पार्ट्स पढ़ चुके हैं यूनियन और स्टेट के बीच जो तीनों रिलेशंस थे। और एडमिनिस्ट्रेटिव, आप ये तीनों पार्ट्स पढ़ चुके हैं। क्या लगता है आपको, इंडिया में कौन कौन से प्रोविजंस ऐसे हैं? देखो, बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो फेडरल नेचर के हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो यूनियन नेचर के हैं, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, कौन कौन से आर्टिकल्स ऐसे हैं जो इंडिया को एक फेडरल, मतलब दे दे आर गिविंग इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने पढ़ा पिछले वीडियोस में। आर्टिकल 246, 247, 248, 249 एंड सो ऑन।
ये हमने आर्टिकल्स पढ़े थे एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बीच, ठीक है। अब इसमें से जो आर्टिकल 248 था या 249 था, दे आर हिंड्रेंस इन फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया। उसके अलावा जो आर्टिकल 246 था, ये शायद हमने नहीं पढ़ा था, ये बता देता हूं। इट इज अबाउट कि ये इसमें लिखा है कि सेंटर कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स लिस्टेड इन यूनियन लिस्ट, स्टेट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट, स्टेट लेजिस्लेचर बेसिकली। तो ये आर्टिकल से आपको समझ आ रहा होगा, क्लियर कट डिस्टिंक्शन है फेडरल कैरेक्टर के इंडिया का। बट बाकी जो आर्टिकल्स हैं दे आर हिंड्रेंस इन टर्म्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और वी कैन से फेडरलिज्म। अच्छा, ये बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस that are giving India federal nature or that are giving India a unitary nature. So बहुत सारे प्रोविजंस आर्टिकल ऐसे हैं जो हमारे इंडिया को फेडरल कैरेक्टर दे रहे हैं, जैसे मैंने बताया आर्टिकल 246 हो गया, ठीक है। बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि हमें एक यूनिटरी फॉर्म दे रहे हैं या फिर हिंड्रेंस है फेडरलिज्म की टर्म में, जैसे आर्टिकल 248, 249, आर्टिकल इमरजेंसी के जो आर्टिकल्स हैं हमारे, आर्टिकल 362, 352 बेसिकली, 356 एंड 360 दैट आर फॉर स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी रिस्पेक्टिवली। एक चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी कि जो हर स्टेट, कोई इंडिया में कोई सा भी स्टेट है, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है फॉर अपॉइंटिंग, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है फॉर अपॉइंटिंग गवर्नर। ये जो होता है ना गवर्नर, इट इज अपॉइंटेड बाय सेंटर। तो अगर सेंटर किसी स्टेट का गवर्नर अपॉइंट कर रहा है तो ये फेडरल नेचर के अगेंस्ट है, फेवर में? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। वैसे तो मैं बता देता हूँ, ये बेसिकली अगेंस्ट द फेडरल नेचर ऑफ द कंट्री। अब हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटर स्टेट काउंसिल। आर्टिकल 263 के तहत प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू फॉर्म इंटर स्टेट काउंसिल। नाम से ही समझ आ रहा होगा कि जिसमें सेंटर के और स्टेट के दोनों के मिनिस्टर्स इन्वॉल्व होंगे। तो बेसिकली पढ़ लेते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या होगा इस काउंसिल का। इस काउंसिल में पीएम ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज जिनमें चीफ मिनिस्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स। जिन स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाए उन स्टेट के गवर्नर्स एट द टाइम ऑफ मीटिंग दे विल बी द मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। इसका काम क्या है? इसका काम है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट करना। लाइक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है बेसिकली सेंटर और स्टेट एक दूसरे को अपोजिट ना मान के साथ में एक ही डायरेक्शन में काम करें टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कोऑपरेट करके एक दूसरे से, ठीक है। और ऑब्वियस है इंटर स्टेट काउंसिल है जिसमें सारे काउंसिल के मतलब सारे स्टेट्स के सीएम है, तो ये डिस्प्यूट जो स्टेट के बीच आते हैं या फिर सेंटर स्टेट के बीच आते हैं उनको रिजोल्व करने के लिए एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। इसका एक इसमें एक स्टैंडिंग कमिटी भी है जिसमें 5 यूनियन मिनिस्टर्स हैं, होम मिनिस्टर हैं एंड इट कंटेन्स 9 सीएम ऑफ डिफरेंट स्टेट इन इंडिया। ये जो 9 चीफ मिनिस्टर्स हैं ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं टू मेंटेन द बैलेंस। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 9 के 9 नॉर्थ स्टेट्स के सीएम वो कर दिए, क्या बोलते हैं, नॉमिनेट कर दिए। सीएम हर स्टेट के होंगे कि बेसिक बैलेंस बना रहे, ठीक है, काउंसिल में। इसके अलावा वी हैव जोनल काउंसिल। जो हमारा कंट्री है वो बेसिकली 5 जोन में डिवाइड है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर एंड साउथ। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इनके लिए एक अलग से जोनल काउंसिल है। ये बेसिकली जोनल काउंसिल में जो स्टेट्स आते हैं वो रेगुलर टाइम पे मिलें और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, इसलिए। बट ये आप देख रहे होंगे कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये इंटर स्टेट काउंसिल इसके, और उसमें भी स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है। तो मतलब रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत आसानी से रिजॉल्व होने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है,
क्योंकि जो भारत में आप देखोगे ना, मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस जो बने हैं उनमें एक उनके फेलियर का एक बहुत बड़ा रीजन, सबका नहीं लेकिन मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन का एक बहुत बड़ा रीजन होगा काम चोरी, ठीक है, या फिर डिलेइंग ऑफ वर्क। ये जो काउंसिल है ये 30 साल में ये 30 साल में 13 बार मिली है अभी तक, बस 13 बार इनकी मीटिंग हुई है। और जबकि हम स्टेट स्टेट डिस्प्यूट, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट हर दूसरे दिन सुनते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना मतलब डिले करते हैं, मतलब कितना इनएफिशिएंट है 13 बार मिलना। अब इंडिया की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि विद टाइम इंडियन फेडरलिज्म है वो कैसे इवॉल्व हुआ और किस डायरेक्शन में गया। बेसिकली डिफरेंट फेजेस में हम हिस्ट्री को डिवाइड करेंगे टू स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फेडरलिज्म, हाउ फेडरलिज्म इवॉल्व इन इंडिया। सो सबसे पहला फेज इंडिपेंडेंस के बाद एक देश बनता है इंडिया इन 1947, जिसके लगभग सभी राज्यों में जो गवर्नमेंट होती है वो कांग्रेस की होती है और सेंटर में भी गवर्नमेंट कांग्रेस की होती है। तो क्या लगता है कि मतलब जो डिस्प्यूट है वो सेंटर एंड स्टेट और बिटवीन स्टेट्स बहुत ज़्यादा रहे होंगे क्या? ऑब्वियस है कि नहीं रहे होंगे क्योंकि सिंगल पार्टी डोमिनेंस है। तो इस फेज को हम बेसिकली कह सकते हैं सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म, कि जो सेंटर है वही मैक्सिमम डिसीजंस ले रहा है और स्टेट बस उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, स्टेट्स की सुनी जा रही है। नेहरू जी की खास बात ये थी कि वो अपना जो क्रिटिसिज्म है बहुत ज़्यादा मतलब फेवर करते थे सुनना। ऐसा नहीं था कि ईडी भेज दी या फिर सीबीआई भेज दी उसके घर जिसने क्रिटिसाइज किया, ठीक है। तो जो लेजिस्लेचर के पास असली ताकत थी इंडियन हिस्ट्री में देखा जाए तो वो उसी समय थी, सबसे ज्यादा जो पावरफुल रहा है लेजिस्लेचर वो नेहरू जी के टाइम पर ही रहा है। मतलब सबके व्यूज सुने जाते थे, कोई अगर अपोजिशन पार्टी से भी है तो उसके भी व्यूज सुने जाते थे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो पहला फेज रहा 1947 से लेके लेट से 1967 तक, ये फर्स्ट फेज ऑफ जो फेडरलिज्म था दैट वाज सेंट्रलाइज्ड फेज ऑफ फेडरलिज्म। सेकेंड फेज आया 1967 में और ये चला लेट से 1975 तक। अच्छा, होता क्या है कि नेहरू जी चल बसते हैं, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है, रहस्यमय मृत्यु है। तो जो बड़े बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस के वो जा चुके होते हैं लगभग। कांग्रेस पार्टी में भी दरार पड़ चुकी होती है, एक इंदिरा के फेवर में होती है, एक पक्ष, एक दल कांग्रेस में बट के, और एक दल सीनियर लीडर्स के फेवर में होता है, मुरारी जी देसाई एंड ऑल। तो वो जो दरार का टाइम था उस समय कांग्रेस है वो बहुत सारे स्टेट्स में मेजोरिटी खो देती है, मतलब बहुत अलग गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट्स बन जाती हैं, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि हम इस फेज को कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म था। स्टेट आपस में compete कर रहे हैं, सेंटर से स्टेट की गर्मा गर्मी चल रही है, ठीक है, टू नो द रिसोर्सेज, टू गेट द रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। और इंदिरा गांधी एज अ लीडर उभर रही हैं अभी, मतलब बहुत 1967 के स्टार्टिंग में, 1970 के बाद तो शी वॉज वेरी क्वाइट मैच्योर एज अ लीडर, शी वॉज मैच्योर इन 1967 ऑल्सो, सॉरी अगर किसी की भावनाएं आती हुई हो, बट हाँ एज अ लीडर उनका करियर शुरू हो रहा है 1967 में। तो इस समय के बीच में ना आर्टिकल 356 का यूज बहुत हुआ। आर्टिकल 356 के यूज से बहुत सारे स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, जो नॉन कांग्रेस स्टेट्स थे, ठीक है। इसके बाद जो लेट से अगला फेज है 2 साल का, 1975 से लेके 1977, हमें पता है इस टाइम पे क्या हुआ था। भारतीय लोकतंत्र की हत्या कह सकते हैं, बेसिकली इमरजेंसी इंपोज हुई थी। तो फेडरलिज्म तो क्या ही बचा होगा। तो इस जो 2 साल का जो पीरियड है इसको हमने कोएर्सिव फेडरलिज्म का नाम दिया है, ठीक है।
एक देख लेता हूँ कोई इन्फॉर्मेशन छूट तो नहीं गई। नेक्स्ट फेज जो है हमारा फोर्थ फेज 1978 से लेके जब सेंटर में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी, मुरारी जी देसाई वाज द प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। ऑल्दो वो पहले कांग्रेस का हिस्सा थे, बट हाँ वो एक अलग स्टोरी है कि क्यों जनता पार्टी का राइज हुआ एंड ऑल। ठीक है, ये वाला जो फेज था, ये वाला जो फेज था 1978 से लेकर लेट से 2000 तक पूरा कर लेते हैं। किसी एक सिंगल पार्टी की मेजोरिटी नहीं रही सेंटर में। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट थे, जो स्टेट लीडर्स थे, वो सेंटर गवर्नमेंट को चलाने में एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे थे अपना समर्थन देके। तो जो असली मतलब जिसको कहते हैं ना एसेंस ऑफ फेडरलिज्म, वो सबसे ज्यादा इसी पीरियड में हुआ। मतलब इंडिया का जो फेडरलिज्म पीक पे गया है, फेडरल नेचर, वो इस पीरियड में गया है 1978 से लेके 2000। और इसको और आगे बढ़ा लेते हैं लेट्स से 2014 तक। ये जो फेडरल कैरेक्टर रहा, इट वाज ऑन द टॉप, क्योंकि तब तक कोलिजन गवर्नमेंट लगातार बनी। 2000 में वाजपेयी जी की गवर्नमेंट बनी, दैट टू वाज कोलिजन गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत सारी पार्टियां थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, बेसिकली मैंने सुना है कहीं 21 पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाई थी उन्होंने। फिर 2004 से लेके 2014 तक यूपीए की गवर्नमेंट रही, जिसमें यूपीए मेजोरिटी पार्टी थी, लेकिन उसको भी समर्थन लेना पड़ा। ठीक है, यूपीए में बेसिकली मेजोरिटी पार्टी कांग्रेस थी, बट समर्थन लेना पड़ा, पूरा अलायंस था। तो मतलब हम इस फेज को कह सकते हैं कि इंडिया ने ट्रू फेडरल नेचर ऑब्जर्व किया एज अ कंट्री के। मतलब स्टेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। जो सेंटर की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के, मतलब स्टेट के जो ताकतवर नेता हैं उनके अकॉर्डिंग दी जा रही है, मतलब उनकी सुनवाई हो रही है। एक बार एक टीचर ने मजाक में कहा था, मेरे टीचर ने, कि इस फेज में कंट्री के जो प्रधानमंत्री जी थे वो हमारे बिहार के एक नेता थे बहुत बड़े, उनसे पूछ के चाय पीते थे। मतलब सटायर था बेसिकली कि इतनी ज्यादा रीजनल पावर डोमिनेट करने लग गई थी सेंटर में। ठीक है, तो ये फेज है। अगला फेज है हमारा फिफ्थ फेज 2014 से लेके प्रेजेंट। 2014 में फिर एक गवर्नमेंट आती है जिसके पास मेजोरिटी सीट्स होती हैं। बेसिकली कोलिजन जो फेज है वो खत्म होता है 2014 में। अब 2024 से फिर से कह सकते हैं ये एनडीए है जिसमें बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है, तो फेडरल कैरेक्टर थोड़ा और उभर के आएगा सामने, देखते हैं। ये जो फेस रहा ना, ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दोनों का कॉम्बिनेशन रहा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी के व्यूज जो हैं वो काफी इस चीज में, मतलब कह सकते हैं बहुत ही मॉडर्न व्यूज हैं, मतलब बहुत ही एडवांस्ड व्यूज हैं कि फेडरल कैरेक्टर होना चाहिए, स्टेट आपस में compete करें पॉजिटिव वे में, सेम डायरेक्शन में, जो स्टेट जीते उसको रिवॉर्ड्स मिले। उन्होंने कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाई। फॉर्मेशन ऑफ बेसिकली एक सबसे बड़ा नीति आयोग, इसका फॉर्मेशन हुआ 2015 में। फाइनेंशियल कमीशन, जो प्लानिंग कमीशन थी बेसिकली, माफ कीजिएगा, उसको अवेलिश करके नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, जो उससे कहीं ज्यादा ब्रॉड एस्पेक्ट कवर करती है फॉर अ कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो हम कह सकते हैं ये वाला फेज जो है बेसिकली वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्लस कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का कॉम्बिनेशन है। एक खतरा हमेशा रहता है जब कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाती है जिसमें सिंगल पार्टी की मेजोरिटी हो, कि लाइक ये कभी भी फेडरल नेचर को कर्व कर सकते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं। अभी तक तो ऐसा देखा गया है, बट उस लेवल पे नहीं देखा गया है जितना हो सकता था ये। जैसे पहले इंडिया ने ऑब्जर्व किया बिटवीन द 1967 टू 1975। ये टॉपिक हमारा ओवर होता है, डिफरेंट फेसेस। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। क्या मतलब है इसका, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का? कुछ थिंकर्स का मानना है, जैसे अरोरा साहब हैं हमारे पॉलिटिकल थिंकर,
ठीक है, उनका बेसिकली बलवीर अरोरा की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर अल्फ्रेड स्टेफन जो हम पॉलिटिकल थिंकर हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उनका मानना है कि इंडिया जो है, इंडिया में ना असिमेट्रिक फेडरलिज्म फॉलो होता है। अब ये क्या होता है? सिमेट्री मतलब इक्वल डिवीजन बिटवीन स्टेट्स या फिर बिटवीन एनीवन। सिमेट्री को एकदम जनरलाइज भाषा में करें तो इक्वल डिवीजन, टू इक्वल डिवीजन्स। असिमेट्रिक का मतलब है कि डिवीजन तो है, मतलब फेडरलिज्म है, असिमेट्रिक फेडरलिज्म, बट ऐसा नहीं है कि सबके पास इक्वल पावर हो। उन इसके फेवर में उनके आर्ग्यूमेंट भी हैं, जैसे कि हमारा आर्टिकल 371 है, 370 के कुछ प्रोविजंस हैं अलग अलग स्टेट्स को लेके। ठीक है, शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 5 अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ, शेड्यूल 6 है। ठीक है, तो कुछ स्टेट्स को ना स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं, बेसिकली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, या फिर आंध्रा है, या फिर जम्मू कश्मीर है। ठीक है, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनको कुछ स्पेशल स्टेटस मिला गया है, दिया गया है। तो फेडरल नेचर कहाँ हुआ जब कुछ स्टेट्स के पास स्पेशल ताकत हो गई? सारे स्टेट्स में बराबर ताकत होनी चाहिए थी टू बी सिमेट्रिक फेडरलिज्म मोर प्रिसाइजली। ठीक है, और सबसे बड़ा जो फैक्टर है असिमेट्रिक फेडरलिज्म में, वो हमें देखने को मिलता है राज्यसभा। यूएसए में क्या है? यूएसए एक आइडल फेडरल कंट्री है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। यूएसए में जो राज्यसभा है, उसके अंदर जो नॉमिनेशन होता है मेंबर्स का, मेंबर ऑफ राज्यसभा जितने भी होते हैं, ठीक है, हर स्टेट से इक्वल होते हैं, बेसिकली 2 फ्रॉम एवरी स्टेट। ठीक है, भारत में क्या है कि जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। उत्तर प्रदेश हैज मोर देन 30 मेंबर्स, और जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उन सबका एक एक मेंबर है। तो राज्यसभा तो कह सकते हैं, राज्यसभा है तो फेडरल फेडरल कैरेक्टर का, मतलब बाई कैमरल लेजिस्लेचर है तो फेडरल कैरेक्टर फॉलो हो रहा है। बट राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन देखना, एक स्टेट के 30 से ज्यादा मेंबर्स हैं, और एक स्टेट, और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनका एक एक मेंबर है बस। तो डू यू एग्री दैट इंडिया फॉलो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। बाकी अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज टैक्स डिवैल्यूएशन। ये हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो टैक्स डिवॉल्यूशन को लेके होने वाला है। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा सेंसिटिव भी है। आइए समझते हैं क्यों। सेंट्रल स्टेट रिलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, फेडरल कैरेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। टैक्स डिवॉल्यूशन होता क्या है कि बेसिकली सारे स्टेट्स जो हैं, उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया, वो सेंटर के पास पहुंचा, यानी सेंटर ने जो बेसिकली टैक्स कलेक्ट किया है अलग अलग स्टेट से। उसके बाद अब जो प्रोविजन वो ये है कि 42% ऑफ द टैक्स, जैसे लेट से कोई भी स्टेट है, लेट से कोई भी स्टेट ए है, इसने 100 रुपए यहाँ से मिले सेंटर को, तो 42% सीधा सीधा स्टेट के पास चला जाएगा। 42% सीधा सीधा इसके पास जाएगा। मतलब हर स्टेट जो भी, जैसे बी है, बी ने लेट से 50 रुपए सेंटर को दिए, तो इसका 42% यानी 21 रुपीज बी को सीधा सीधा चला जाएगा। इस पर कोई प्रोसेस नहीं किया जाएगा या फिर ग्रांट इन एड नहीं मिलेगी। जो बचा हुआ पैसा है ना, उसको डिवॉल्व किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ, विद द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंशियल कमीशन। इधर थोड़ी आती है समस्या। टैक्स डिवॉल्यूशन का अर्थ है, मतलब अर्थ तो बता ही दिया है। जैसे उत्तर प्रदेश अगर 1 रुपया दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो बदले में उत्तर प्रदेश 2.49 रुपीज ले रहा है। बिहार अगर 1 रुपया दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो बदले में 7.26 रुपीज ले रहा है। वहीं तमिलनाडु और कर्नाटका अगर 1 रुपया दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स में, तो इनको बदले में बस 0.8 रुपीज या फिर 0.17 रुपीज मिल रहे हैं। है ना परेशानी वाली बात, कि मतलब ये इनइक्वालिटी है। बेसिकली डिवोल्यूशन के लिए कुछ मेथड यूज किया जाता है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लाइक इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन वगैरह वगैरह, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, सबका अलग अलग वेटेज होता है। तो उससे ये जो कैलकुलेशन बनती है, मतलब उससे जो रिजल्ट बनता है, उसके अकॉर्डिंग 1 रुपए के बदले में उत्तर प्रदेश को 2.5 रुपए मिलते हैं, बिहार को 7 रुपए 26 पैसे मिलते हैं, तमिलनाडु को 28 पैसे और कर्नाटका को 17 पैसे मिलते हैं। यार ये जो सिचुएशन है ना, कि हम टैक्स ज्यादा दे रहे हैं, बदले में हमें पैसा कम मिल रहा है, सेंटर से जो एड मिल रही है वो कम मिल रही है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही जायज कारण है नाराजगी का सदर्न स्टेट्स का। आप ऐसे समझो, बहुत अलग, चलो स्टेट्स वगैरह छोड़ दो, कोई एक फैमिली है, ठीक है, उसमें लेट से 4 भाई हैं,
ठीक है, चारों की अपनी अपनी लेट से शादी हो चुकी है और सबके बच्चे हो चुके हैं। अब जो जो एक पहले भाई की इनकम है वो लेट से 10 रुपए है, दूसरे भाई की इनकम है वो 20 रुपए है, तीसरे भाई की इनकम लेट से 2 रुपए है, और चौथे भाई की जो तनख्वाह है वो 1 रुपए है। अब सिचुएशन समझना, जो पहला भाई है या दूसरा भाई है, ये दोनों पढ़े लिखे हैं, पहले और दूसरे पढ़े लिखे हैं और थोड़े से मैच्योर हैं, इनको समझ आता है। तो इन्होंने जो नंबर ऑफ बेबीज दिए वो एक एक दिए, या मैक्स टू मैक्स दो दो बेबीज दोनों के हुए। दो तीसरे और चौथे नंबर के जो भाई हैं उन्होंने बहुत सारे, मतलब फैमिली में बहुत सारे बच्चे पैदा कर दिए, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन, बहुत बड़ा परिवार बना लिया अपनी, जो सब फैमिली बनाई। अब होता क्या है कि फैमिली के जो हेड हैं, लेट से दादा या दादी जी, सारे के सारे भाई कमा के पैसा देते हैं उनको, और पैसा देने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो ऐसे देखते हैं कि जो चौथे नंबर का भाई है उसके बच्चे ज्यादा हैं तो इनको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, जो तीसरे नंबर के भाई है उनके बच्चे ज्यादा हैं तो इनको ज्यादा खर्चा चाहिए, तो इनको ज्यादा पैसा मिले। जो पहले और दूसरे नंबर के हैं उनकी इनकम बहुत ज्यादा है कंपेयर टू तीसरे और चौथे, लेकिन उनके पास पैसा ही नहीं बच रहा, क्योंकि वो डिवॉल्व होकर तीसरे और चौथे के पास पहुंच जा रहा है। जबकि समझदारी इन दोनों ने दिखाई है कि हैविंग लेस नंबर ऑफ बेबीज, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ना घर टूटने का खतरा रहता है, बहुत स्पष्ट बात है इसमें। बहुत तुम सोचो कि परोपकार करें, ये मतलब मैच्योर, मतलब पहले तो इन्होंने खुद मैच्योरिटी दिखाई, समझदारी दिखाई, इनको समझदारी के बदले में सजा मिली है। ये नहीं कहने लग जाएंगे कि हम भी बहुत सारे बच्चे पैदा कर लें, हमारे पास डिवॉल्व होकर आने लग जाएगा पैसा। पहले तो इन्होंने समझदारी दिखाई कम बच्चे पैदा करके, उसके बाद इनको इस चीज की सजा मिल रही है, लेट से एक हिसाब से। तो इस सिचुएशन में ना घर में दरार पड़ने का खतरा रहता है। तो गवर्नमेंट को ये चीज थोड़ी सी ठीक करनी चाहिए। कमीशन ने रिकमेंड किया है, पहले ये जो 42% है ये 32% था, ये 10% बढ़ चुका है। बट हाँ, अभी भी दिक्कतें हैं। स्टेट्स, जो सदर्न स्टेट्स हैं, वो इस चीज को लेके प्रोटेस्ट करते रहते हैं आए दिन, असेंबलीज में वगैरह और भी जगह, ठीक है। तो दिस प्रॉब्लम शुड बी एड्रेस। नाउ द फेडरल टॉपिक इज कंप्लीट। अगले वीडियो में वी विल स्टार्ट सम न्यू टॉपिक। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।